वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सीसैट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के सीसैट के जनरल इंग्लिश की क्लास को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्लास किया था जिसमें नाउन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आज इसी को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर टीम के नंबर्स दिए गए हैं ना, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप के माध्यम से आप प्रक्रिया जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये सब क्लास डिस्कस कर रखा है ना, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सब डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने इन सब चीज़ों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, आज की क्लास हम लोगों की यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। रुकेगा, ये यहाँ से देखिए, ये भी हो चुका है पूरा। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ना। ये देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इन सबको पढ़ रखा है। अब यहाँ से देखते हैं चीज़ों को। देखिए, यहाँ पे दिया है नाउन द्वारा वाक्य में किए गए कार्यों के आधार पर नाउन के केसेस को डिफाइन किया गया। देखिए, किसी वाक्य में नाउन ने कैसा काम किया, मतलब जो संज्ञा है, संज्ञा का कार्य क्या है, इसके बेसिस पर नाउन के कुछ केसेस को डिफाइन किया गया। वो केस इस प्रकार से: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, केस इन अपोजिशन, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है ना, और नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। तो देखिए, नाउन किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इसके बेसिस पे नाउन की एक केसेस हैं, इनके बारे में बताया गया। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? दिया है जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है। मतलब नाउन अगर कभी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। देखिए, आपको खाली इतना याद रखना है, जब कभी भी नाउन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो नॉमिनेटिव केस में, अर्थात वाक्य में नाउन जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, बस इतना याद रखना है कि जब कभी भी नाउन किसका कार्य कर रहे हैं, नाउन कार्य कर रहे हैं सब्जेक्ट का। अगर नाउन सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं तो वहां पे आपका नाउन क्या है, नॉमिनेटिव केस में प्रयोग किया गया है ना। यही चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस इट इज इन नॉमिनेटिव केस। ठीक, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखिए। राम राइट्स एन एसे, राम निबंध लिखते हैं ना। सरला रीड्स अ नॉवेल, सरला उपन्यास पढ़ती है। रहीम इज प्लेइंग चेस, रहीम चेस खेल रहे है ना। द थिप हैज रन अवे, चोर भाग चुका है। देखिए, यहाँ पर राम है ना, ये सरला है, यहाँ पर रहीम और यहाँ पर द थिप, ये लोग सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो ये नाउन भी है। देखिए, राम, सरला, रहीम ये सब नाम है और चोर भी एक नाम ही बन जाएगा है ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब कार्य कर रहे हैं नाउन का, और नाउन के साथ साथ सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहे हैं। तो ये नॉमिनेटिव केस है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर कभी भी नाउन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो नॉमिनेटिव केस में होने वाला है। देखिए, यहाँ पर इसी चीज का वर्णन भी किया गया। यहाँ पर लिखा है वाक्य 1, 2, 3 और 4 में राम, सरला, रहीम एवं थिप नाउन को क्रमशः, देखिए ये जो नाउन है क्रमशः वर्ब्स, अब देखिए वर्ब कौन कौन से, राइट्स, रीड्स, प्लेइंग, रन के सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त हुए। मतलब यही चीज बताया गया कि जैसे देखिए यहाँ पे ये वर्ब है ना, इसका नाउन कौन है, राम हो गया है ना। इसके बाद ये वर्ब है, इसका नाउन कौन है, सरला है ना। तो ये की तरह प्रयोग किया गया, इसीलिए ये सब क्या है, नॉमिनेटिव केस में। तो देखिए, नॉमिनेटिव में बस आपको इतना याद रखना है, कभी भी अगर नाउन हो, ये नाउन क्या किया जाए, ये नाउन सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाए तो ये हमेशा क्या होने वाला है, नॉमिनेटिव केस होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, ऑब्जेक्टिव केस नाम से ही पता चल रहा है कि जो नाउन होने वाला है किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। देखिए, जब नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है, मतलब नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तो वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है। मतलब कभी भी नाउन अगर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में यही चीज इंग्लिश में दिया, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस इट इज इन ऑब्जेक्टिव केस, है ना। नाउन ऑब्जेक्ट के जैसे प्रयोग किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है ही, ये देखिए सब्जेक्ट है ना, लेकिन ये प्रोनाउन है। सी, ये भी सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। देखिए, इट्स, यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब है, प्लेस भी वर्ब है। एप्पल, देखिए ही इट्स एन एप्पल, ये जो एप्पल है एक नाउन है ना, और ये किसका काम कर रहा है,
ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहाँ पर आगे देखिएगा सी प्लेज फुटबॉल, ये फुटबॉल जो है ये भी एक नाउन है, लेकिन कार्य किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में माना जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है उपरोक्त वाक्यों में सभी अंडरलाइंड वर्ड है ना, मतलब जो अंडरलाइन किया गया एप्पल फुटबॉल नाउन देखिए वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुए हैं, अतः इन्हें ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होना कहा जाता है। तो बस इतना याद रखना है कि अगर कभी भी नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया गया तो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। ठीक, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर इसी का जिक्र किया गया है। देखिए टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, ऐसा कई बार होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ये दिया है, ही गिव मी एन अम्ब्रेला। देखिए मी भी एक ऑब्जेक्ट है, अम्ब्रेला भी एक ऑब्जेक्ट है ना। तो जब दो ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, अगर कभी भी आपको टू ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाए, टू ऑब्जेक्ट, तो आपको बस इतना याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट। ठीक, आपको ये दो चीज याद रखना है कि अगर कभी भी दो ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में व्हाट के साथ प्रश्न पूछेंगे तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, और अगर हुम के साथ क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट रहेगा। ठीक, इसके अलावा एक तरीका और भी है आप जानने का। देखिए जितनी भी चीजें नॉन लिविंग होती है ना, जितनी भी चीजें नॉन लिविंग होंगी ज्यादातर टाइम वो क्या बनेगी, वो बनेगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग रहेगी वो क्या बनेगा, वो बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या जिक्र किया गया। देखिए जब दो वाक्य होते हैं, यहाँ पे देखिए कई वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ही गिव मी एन अम्ब्रेला, एक ऑब्जेक्ट अम्ब्रेला है और एक ऑब्जेक्ट मी है। ठीक, सी गिव यू अ पेन, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है। ऐसे भी आप देख सकते हैं मी और यू, मतलब मुझे और तुम्हें दोनों जीवित हैं, तो पता चल रहा है कि जीवित है तो क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अम्ब्रेला और पेन ये नॉन लिविंग है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए उसने मुझे दिया, क्या दिया, पेन दिया या छाता दिया, तो यहाँ से भी सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिए एक एग्जांपल और दिया है, रहीम बॉट अ क्रीम ऑफ हर, मतलब यहाँ पे क्रीम एक ऑब्जेक्ट होगा और हर एक ऑब्जेक्ट होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए उपरोक्त वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट हैं, नॉन लिविंग नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा नाउन लिविंग जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए यहीं पे बताया गया जो लिविंग है ये इनडायरेक्ट है और जो नॉन लिविंग नाउन है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए आपको बस इतना याद रखना है कि जो नॉन लिविंग है ना, वो डायरेक्ट होगा और जो लिविंग है वो इनडायरेक्ट होगा, इसी का जिक्र यहाँ पर किया गया। देखिए एवब सेंटेंसेस है ना, अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए मी यू हर, है ना, जो मी का प्रयोग किया है, यू का प्रयोग किया है, हर का प्रयोग किया है, ये तीनों क्या है, लिविंग है ना। आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे लिखा भी है लिविंग है तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। एंड अम्ब्रेला पेन एंड क्रीम, है ना, देखिए यहाँ पे अम्ब्रेला पेन एंड क्रीम क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये चीज याद रखना है, अगर लिविंग है तो इनडायरेक्ट, नॉन लिविंग है तो डायरेक्ट। इसके अलावा देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए वर्ब से व्हाट प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, मतलब उसने मुझे दिया, क्या दिया, है ना, तो व्हाट से अगर प्रश्न पूछे गए जो मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए वर्ब से हुम लगा करके प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब चीजें आप आसानी से याद रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक बार फिर से आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। कभी भी अगर आपको टू ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर जितनी चीजें बताई जा रही है बस उसके ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। तो इसमें एक होगा डायरेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट। अब कैसे पता चलेगा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो अगर कभी भी आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो जो उत्तर आपको मिलेगा वो आपका डायरेक्ट होगा, है ना। और कभी अगर हुम से प्रश्न करेंगे, है ना, जैसे मान के चलिए हुम होगा, तो हुम से अगर प्रश्न करेंगे तो हमेशा आपको मिलेगा इनडायरेक्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखते हैं, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होती है ना, नॉन लिविंग, वो हमेशा क्या रहेंगी, डायरेक्ट, और जो लिविंग चीजें होती है वो क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है। तो यहाँ पर इसी चीज का जिक्र किया गया था, है ना, तो आपको क्लियर हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टर्म पर। क्या दिया है, देखिए पोसेसिव केस, है ना। आपने अब देखिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अब बात है पोसेसिव। देखिए पोसेसिव केस क्या है, एक वाक्य में नाउन का दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन, मतलब जैसे बताता है ना, संबंध बताता है, उसका भाई, मेरी घड़ी, मेरा कार, है ना, स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है, जिस नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है वही पोसेसिव नाउन होता है। ठीक, देखिए पोसेसिव केस रहता है। देखिए जैसे
रमेश वाइफ मतलब रमेश की पत्नी, यहाँ पे देखिए रमेश क्या है पोसेसिव है, ठीक। रहीम से सीट, रहीम क्या है पोसेसिव है ना। मीराज साड़ी, मीरा क्या है पोसेसिव है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है उपरोक्त वाक्यों में नाउन का प्रयोग अन्य संबंधित नाउन्स के साथ पोसेसिव केस में हुआ है, ठीक। देखिए यदि निम्न वाक्यों में से अंडरलाइन वर्ड्स नाउन, देखिए टीचर, इंजीनियर, सैड, डॉक्टर को हटा दिया जाए तो सभी, अच्छा यहाँ पे इसकी बात की, देखिए यहाँ पर अच्छा ये नीचे जो है ना कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ड, इसकी वर्ब इसकी बात किया गया है ना। तो पहले कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब की बात करते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है आपको समझाते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। देखिए कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब ये होता है कि अगर आप नाउन को हटा देंगे, अगर आप नाउन को रिप्लेस कर देंगे, नाउन को यहाँ से गायब कर देंगे तो पूरा वाक्य अर्थविहीन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसी का जिक्र किया गया, यदि निम्न वाक्यों में से अंडरलाइन वर्ड्स है ना, टीचर, इंजीनियर, सैड, डॉक्टर, ये सबको हटा दिया जाए तो सभी वाक्य अर्थविहीन हो जाएंगे, ठीक, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए टीचर, इंजीनियर, सैड, डॉक्टर में वाक्य पूर्ण होगा, इन वाक्यों को पूर्णता मिलेगी, अतः इन नाउन को कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। देखिए बस आपको इतना याद रखना है कि कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब है क्या। अगर बात करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, देखिए कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब ऐसे नाउन होते हैं जिनको रिप्लेस करने पर पूरा वाक्य अर्थविहीन हो जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है। अगर इन नाउन को हटा दिया जाए तो पूरा वाक्य अर्थविहीन हो जाएगा। जैसे देखिए सी इज अ टीचर, आपने बोला वह एक अध्यापिका है, तो यहाँ पे अगर को हटा देंगे सी इज अ, कुछ नहीं पता चलेगा, है ना। यू आर एन इंजीनियर, आप इंजीनियर को हटा दीजिए, कुछ नहीं पता चलेगा। तो कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब वो होता है जिसको हटाने पे पूरा का पूरा वाक्य अर्थविहीन हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दे रखा है कि देखिए सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स। अब कम्प्लीमेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स और एक ऑब्जेक्टिव। नाम से पता चल रहा है सब्जेक्ट के बारे में बताएगा और ये ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, श्याम बिकम अ डॉक्टर, है ना। देखिए यहाँ पे श्याम के बारे में बताया जा रहा है कि श्याम बिकम अ डॉक्टर, है ना। ये जो डॉक्टर है ये आपका कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है ना। अगर आप इसको हटा देंगे तो श्याम बिकम अ सेंटेंस पूरा नहीं रहेगा, इसका अर्थ नहीं मिलेगा। और क्या कौन बना है, श्याम बना है, तो यहाँ पे ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक। देखिए राम बिकम एन इंजीनियर, है ना। फिर यहाँ पे जयराम अपीयर्स हैप्पी, यहाँ पे हैप्पी को हटा देंगे तो जयराम अपीयर्स, कुछ ही नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर यही इसका जिक्र किया गया कि उपरोक्त वाक्यों में डॉक्टर, इंजीनियर, हैप्पी, सैड, है ना, ये सभी कंप्लीमेंट्स है जो कर्ता को पूर्णता प्रदान करते हैं। देखिए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स क्या होता है, अगर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स ये कर्ता को पूर्ण करते हैं और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स किसको पूर्ण करेगा, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म को पूर्ण करेगा। तो देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए वी मेड रमेश मॉनिटर। देखिए यहाँ पे रमेश क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। मॉनिटर क्या है, कंप्लीमेंट है, आपको याद रखना। देखिए वी ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मॉनिटर को हटा दिया जाए तो ये इस वाक्य में कोई अर्थ नहीं आएगा। वी मेड रमेश क्या बनाया कोई नहीं पता, है ना। देखिए आई कंसीडर हिम ट्रस्ट वर्दी, अगर ट्रस्ट वर्दी को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स होता है ये ऑब्जेक्ट को पूर्णता प्रदान करता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट मतलब पूरा वाक्य अर्थविहीन हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है पांचवा, केस इन अपोजिशन। अपोजिशन का अर्थ होता है हैविंग नियर, मतलब पास पास की बात करता है। देखिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए राम और हिज ब्रदर दोनों को साथ रखा गया, इज एन ऑनेस्ट मैन। इसमें पता है क्या होता है, मतलब दो की बात करता है, दोनों नाउन पास पास रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए राम और हिज ब्रदर, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपका केस इन अपोजिशन है। देखिए हरीश हिज सन, दो लोग हैं, है ना। सीता और हर डॉटर, है ना। इसमें एंड नहीं लगा होता, सिर्फ ऐसे कॉमा के माध्यम से इसको रखा जाता है, ठीक। और यहाँ पर ये क्या करता है, मतलब दोनों का रिलेशन एक साथ दिखाता है। देखिए राम और उसका भाई ये क्या है, ईमानदार व्यक्ति। हरीश और उसका जो लड़का है ये शरारती है, ठीक। तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे छठवां दे नॉमिनेटिव ऑफ द एड्रेस, है ना। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस की बात करेंगे। यहाँ पे नॉमिनेटिव मतलब ये क्या होगा, देखिए संबोधित किया जाएगा किसी को। देखिए यहाँ पे लिखा है उपरोक्त वाक्यों में बॉयस, हरीश, सुरेश, राहुल को संबोधित किया गया। नाउन के इस प्रकार के प्रयोग को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहा जाता है, जो नाउन में किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए बॉयज डोंट मेक द नॉइज, यहाँ पे जैसे टीचर बोलते हैं ना बॉयज मतलब बच्चों की बात हो रही है ना। अब वहाँ पे कॉमा लगा है डोंट मेक द वॉइस, ये बच्चों को कहा गया, ठीक। हरीश वेट फॉर मी, मतलब हरीश को किसी ने ये आदेश दिया कि इंतजार करिए। सुरेश गो टू जयपुर, सुरेश को ये बोला जा रहा है कि जयपुर जाइए। जैसे देखें ऐसे बोला था ना क्लास, है ना, कॉमा लगा है बी साइलेंट, इसका मतलब ये क्लास को इंडिकेट किया गया कि शांत रहे, ठीक। ये हो गया। देखिए अब बात करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, है ना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, देखिए
यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे पहले पढ़ देखिए, उक्त वाक्यों में गॉड, वेदर, नाउन्स, देखिए गॉड है, वेदर है, नाउन्स का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है। जो शब्द मुख्य वाक्य से प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा जुड़े गए हैं, नाउन के इस तरह के कार्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। देखिए गॉड्स विलिंग है ना, यहाँ पे भगवान की इच्छा है ना, ये आपका देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। देखिए यहाँ पे सी बीइंग स्मूथ है ना, ये हो गया, वेदर्स परमिटिंग है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को याद रखना है ना। तो देखिए ये नाउन की क्लास रही है ना, तो ये नाउन की बेसिक क्लास है ना। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा है ना, चीज़ों को किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पे ये जितना इस पीडीएफ में था इतना आपको बताया गया। इसके अतिरिक्त जो आर्टिकल छूट रहा है नाउन में, जो इंपॉर्टेंट है ना, तो इसकी एक क्लास और अटेंड की जाएगी। तो इसके बाद हम लोग फिर प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे ना, और नाउन के जो PYQs हैं, मतलब नाउन से जुड़े क्वेश्चन पेपर में है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इस पीडीएफ में था आपको बताया गया। इसके अतिरिक्त जो आर्टिकल छूट रहे हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मिस है, तो उसको आपको अलग वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप टीम के पेड कोर्सेज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, इसके माध्यम से यहाँ पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।